नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है, हर संडे को मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पर 50 क्वेश्चन का मैथ्स का पेपर अपलोड होता है। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। 50 क्वेश्चन, 75 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और उस पेपर का YouTube के ऊपर सॉल्यूशन करवाया जाता है, जो 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट लंबा हो जाए इसलिए उसको 2 पार्ट में करवाया जाता है। 1 से 25 के क्वेश्चन अलग, 26 से 50 के क्वेश्चन अलग। और कल जो संडे को पेपर हुआ 22 फरवरी को, उसका सॉल्यूशन मैं आज फर्स्ट पार्ट को करवा रहा हूं। पेपर सॉल्यूशन 3rd, और क्वेश्चन है 1 to 25। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात हमेशा कह रहा हूं भाई, पिछले 2 पेपर के सॉल्यूशन में भी जो बच्चे पेपर सॉल्यूशन देखते हैं, जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है, और पेपर अटेम्प्ट अगर कोई नहीं भी करे, पहली बात तो यह है कि अगर आप सॉल्यूशन देखोगे, क्वेश्चनों का लेवल देखोगे, तो पेपर अटेम्प्ट करने की इच्छा होने लग जाएगी अपने आप ही कि यार वास्तव में क्वेश्चन अच्छे हैं, मुझे पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। और उसके बाद में उसका एनालिसिस जरूर करो कि मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, कौन सा कंसेप्ट में चूक कर गया। दूसरी बात, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आया, मुझे टाइम अगर ज्यादा लग रहा है, तो मैं सॉल्यूशन में देखता हूं कि उसको सर अप्रोच से कैसे करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने एक बात आपको पहले पेपर सॉल्यूशन में क्लियर कर दी थी कि मैं मोस्टली क्वेश्चन को अप्रोच के ऊपर लेके जाता हूं। मैं हमेशा अप्रोच को प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि अप्रोच टाइम बचाती है, कॉन्फिडेंस देती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12.1 का स्क्वायर माइनस 8.1 का स्क्वायर, यानी ये बन गया मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, डिवाइड कर रहा है 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 गुणा 19.95। वैसे 95 नहीं होता, 95 होता है, मैं रेंडमली बोल रहा हूं। चलिए, पूरा का पूरा मामला रूट में है, ये पूरा डिवाइड में है। पहले मैं ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करता हूं, यानी 12.1 प्लस 8.1 और 12.1 माइनस 8.1, और डिवाइड किया 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 गुणा 19.95। इस वाले में से 0.25 का स्क्वायर मैंने कॉमन, 0.25 कॉमन आ गया, मैंने कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन लंबी करने के बजाय कॉमन अगर ले रहे हो तो ज्यादा बेस्ट है। तो 0.25 के स्क्वायर में से 0.25 कॉमन ले लिया तो 0.25 बच गया, प्लस इन दोनों के गुणा में से 0.25 बाहर निकाल लिया तो 19.95 बच गया। हो गया मेरे भाई। अब आप इसमें एक चीज देखिए, 12.1 प्लस 8.1, 12 और 8 20, 0.1 और 0.1 0.2, 20.2। 121 में से 41 गया तो ये बच गया 4 गुणा 4 बट्टा 0.25 है ये, और 1995 में 25 जोड़ा तो वही 2020। 2020 में 2 पे पॉइंट लगा दिया तो 20.20, 20.20 से 20.20 कट गया, ये आ गया 4 बट्टा 0.25। 0.25 ऊपर जाएगा, यानी 0.25 का मतलब होता है 25 बट्टा 100 होता है ना, यानी 1 बट्टा 4। वो ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर हो जाएगा वो 4 गुणा 1 बट्टा 4, ऊपर गया तो हो गया 4, और 4 चौक 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। एक क्वेश्चन 100% इस टाइप की कैलकुलेशन पे जरूर दिया जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहा, एक व्यक्ति ने 9,000 रुपए का साधारण ब्याज, 9,000 रुपए साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश किए। प्रिंसिपल है 9,000, 7 साल के लिए निवेश किए, और निवेश करने की टाइप है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एक बात तो ये कन्फर्म है, साधारण ब्याज हर साल समान लगता है।
चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं है कि ब्याज पे ब्याज लगते हुए बढ़ जाए। साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, ठीक है। अगला कह रहा है यदि कुल प्राप्त ब्याज तथा मूलधन के बीच 7 और 10 का अनुपात है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच में है 7 और 10 का अनुपात। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं पता, लेकिन मूलधन तो पता है ना। मूलधन का अनुपात ये 10 बता रहा है, जबकि रियल में मूलधन कितना है, यानी मूल राशि जो उधार दी गई वो कितनी है, 9000। तो मुझे बताओ अनुपात 10 का मान 9000 है, तो फिर 1 का मान 900 हो गया, 9000 बटा 10, यानी इस अनुपात का 900 गुणा करने पर यह रियल वैल्यू आएगी। तो एक ही अनुपात है, तो फिर ये सिंपल इंटरेस्ट भी इसका 900 गुणा करने पर ही आएगी। और 7 का 900 गुणा किया तो कितना आ गया, 6300। और यही तो अगला पूछ रहा है कि उसका कुल प्राप्त ब्याज कितना है। कुल प्राप्त ब्याज कितना हो गया, 6300 रुपए हो गया। बताओ आई गई बात समझ में। वैसे अगर मैं सीधी अप्रोच लगाता, अगले ने कुल ब्याज पूछा है, कुल ब्याज का अनुपात है 7, तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल ये है 7 8 56, 7 24, ये नहीं है, 7 9 63, बच गया 6, आगे 3, 7 9 63 ये भी है, और ये 7 7 49, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल है। तो मैं सीधी अप्रोच इसके ऊपर नहीं लगा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 8 मासी की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 8 महीने से दिया जाएगा। 8 मासिकी का मतलब ये हुआ 6 माही होता है, 3 माही होता है, 4 माही होता है, 8 माही होता है। 8 महीने 8 महीने से ब्याज की गणना होगी। 15% वार्षिक दर, 1 साल की दर है 15%। दर का मतलब होता है 1 वर्ष का ब्याज, यानी 1 साल में मूल रकम का 15% ब्याज मिलेगा। लेकिन ये तो 1 साल की कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशन ही कितने महीने की कर रहा है, 8 महीने की। 2 वर्षों के लिए 13,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताना क्या होगा। देखो पहली बात तो आप ये समझो, 15% दर है 12 महीने की, तो 1 महीने की हो गई 15/12, और 8 महीने से कैलकुलेशन करनी है तो 8 महीने की होगी गुणा 8। इसको सोल्व करेंगे तो पहली बात, हर 8 महीने ब्याज लगेगा 10%। दूसरी बात, 2 वर्ष मतलब 24 महीने, 24 महीने में 8 महीने की किस्त बनेगी, तो ऐसी किस्तें होगी 3। यानी अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या बोलूंगा, मूलधन 13,000 है, 10% हर किस्त पे ब्याज मिलेगा, और किस्तें हैं 3। वो तरीके भूल जाओ, समय को तिगुना, दर को 1/3, वो चीजें भूल जाओ, वो गया जमाना। तो 13,000 रुपए का 3 किस्त का 10% की दर से ब्याज बताना। ये लो मैंने ले लिया 13,000, 3 साल का मुझे ब्याज कैलकुलेट करना है, 3 किस्त का, हर किस्त में 10% ब्याज मिलेगा। तो मेरे भाई पहले तो मैं सीधा सीधा 1300 का ब्याज, 13,000 का ब्याज देख लेता हूं। 13,000 का 10% 1300, दूसरी किस्त में भी 13,000 का 10% 1300, तीसरी किस्त में भी 13,000 का 10% 1300। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 13 तिया 3900। अब ऑप्शन सारे के सारे 3900 से बड़े हैं। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो है नॉर्मल ब्याज, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। अगर साधारण ब्याज होता तो भी इतना ब्याज तो मिलता। अब है ब्याज पे ब्याज। पहली साल ब्याज पे ब्याज मिलता नहीं है, दूसरी साल मिलेगा इसका 10%, तो 1300 का 10% 130, और तीसरी साल मिलेगा इन सब का 10%, यानी जिस साल का चाहिए ना पिछले वाले सब का 10%। 1300 का 10% 130, 1300 का 10% 130, और 130 का 10% हो गया 13। ये आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 13 तिया 39, तो ये 13 26 39 390, ये 13, ये 390 और 13 403। 39 में 3900 में 403 जोड़ा तो ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 4303। कितना आ गया, 4303 आ गया। एक इसका तरीका ये भी होता है 3 किस्त के लिए। देखो पहली बात 13,000 रुपए है, 10% हर किस्त पे ब्याज मिलेगा, तो 13,000 का 10%
1300, 1300 का 10% 130 और 130 का 10% 13। 3 बार लेना है तो मैंने 3 बार 10-10% ले लिया। अब इनके गुणांक, ये 1 3 3 1, 3 वर्ष के लिए सीधे सीधे इनको इनसे गुणा करना है। अब मुझे केवल क्या चाहिए, ब्याज। ब्याज चाहिए तो मूलधन को तो छोड़ दो। ये तो 1300 का तिगुणा 3900, 130 का तिगुणा 390 और 13 का 1 गुणा 13, सबको प्लस करेंगे तो ये आएगा 4303। ये तरीका होता है ना। यानी 2 वर्ष के लिए गुणांक ये जो होते हैं, 2 साल के लिए 121 होंगे, 3 के लिए 1331 होंगे, 4 के लिए 14641 होंगे। इस प्रकार से आप सीधा सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिसमें पहला तो है मूल और बाकी के सारे होते हैं ब्याज। ये भी एक डायरेक्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन पता करने की, बहुत तगड़ी अप्रोच है। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी की कुल देनिका 3330 रुपए है। कितनी है? 3330 रुपए है मेरे भाई। एबीसी की टोटल इनकम, ए प्लस बी प्लस सी, चलो यहां लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी की कुल इनकम इसने दे रखी है 3330। ये क्वेश्चन खूब आ रहा है आजकल, 3330 रुपए। अब देखो, अर्थमेटिक के कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करो ना मेरे भाई, तो अगले ने जो मान दे रखा है उसको एक बार भूल जाओ। इसने तीनों की टोटल इनकम दे रखी है, आप ये मान के चलो मुझे तीनों की इनकम पता नहीं है, मुझे तीनों की टोटल इनकम ज्ञात करनी है। ये मान के अपन क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अगला कह रहा है वे अपनी इनकम का 80%, 85%, 75% क्या करते हैं? खर्चा। इनकम में से इतने इतने परसेंट खर्चा कर रहे हैं, तो उनकी बचत है 7, 6 और 9। पहली बात तो बचत का क्या दे रखा है? अनुपात। तो मैं क्या करता हूं, ये इनकम का भी अनुपात ले लेता हूं। 80% का मतलब क्या हो जाएगा? 80% यानी 80/100, 4/5। 85% का मतलब 85/100, 5 से कट गया 17/20। और 75% मतलब 75/100, 25 से कट गया 3/4। ये मैंने लिख लिया। यानी अब मैं 80% को क्या पढ़ूंगा? इनकम का 80% है, मैं पढ़ूंगा इनकम 5 में से 4 का खर्चा। 80% का मतलब 4/5, यानी 5 में से 4। तो मैं ये पढ़ता हूं कि इनकम, उसमें से खर्चा, बाकी बचेगी वो हो जाएगी बचत। ए की, बी की, सी की। एक की इनकम 5 है, उसमें से 4 का खर्चा, 5 में से 4 का खर्चा तो 1 की बचत। सबसे सिंपल सॉल्यूशन। बी की इनकम 20 में से 17 का खर्चा, 20 में से 17 का खर्चा तो बचत 3 की। और सी की खर्चा, इनकम 4 में से 3 का खर्चा, 4 में से 3 का खर्चा, 1 की बचत। मैंने जो कैलकुलेशन करी उसमें बचत आई 1 3 1, बट इसको बचत चाहिए पहले की 7, दूसरे की 6, तीसरे की 9। तो जो इसको चाहिए वो बना लो। पहले की बचत 1 आ रही है, इसको 7 चाहिए, तो 7 गुणा कर लेंगे पूरे के पूरे को, अपने आप 7 हो जाएगी। ये 3 आई है, इसको 6 चाहिए, 3 का डबल कर लो। सी की बचत 1 आई है, इसको 9 चाहिए, 9 गुणी कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, इनको मैं गुणा कर लूंगा तो अब एक की आय 5 नहीं पड़ी जाएगी, 5 7 35 पड़ी जाएगी। बी की आय 20 दूनी 40 पड़ी जाएगी। सी की आय 9 चौक 36 पड़ी जाएगी। और टोटल आय का मान ये दे रखा है ना। तो अब मैं देखता हूं इनकी आय, इस अनुपात के अकॉर्डिंग आय कितनी कितनी हुई। पहले की तो 35, दूसरे की 20 दूनी 40, तीसरे की 9 चौक 36 और लास्ट में इसने बी की दैनिक आय पूछी है। बी की आय है 40, अनुपात
तो आंसर जो होगा वो 40 का मल्टीपल होगा। 40 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी 40 का मल्टीपल है, ये भी 40 का मल्टीपल है, दोनों 40 के मल्टीपल है। ठीक है, तो डायरेक्ट उत्तर तो नहीं दे सकता। अब मैं देखता हूं यहां से टोटल कितना आया। 35 35 70 और 40 110 और एक एक्स्ट्रा है 111। मेरी कैलकुलेशन में तीनों की टोटल इनकम है 111 और वो कह रहा है टोटल इनकम है 3330। तो मेरे भाई एक का मान जो है वो 3330 बट्टा 111 आएगा। 111 का तिगुना हो गया, आगे जीरो है, तो इसका मतलब आपने जो डाटा माने हैं रियल मान उसका 30 गुना है। तो फिर जो बी की इनकम है वो बी की इनकम आपने मानी है 40 नहीं है, रियल वैल्यू उसकी 30 गुना है और 40 की 30 गुना हो गई 1200। इतनी जबरदस्त तरीके से चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि दिल खुश नहीं हो जाए तो बोलना। और इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, दूसरी एक आपको इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं अगर किसी बच्चे को पता नहीं है। YouTube के ऊपर डेली लाइव क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है 22 फरवरी, कल से, संडे से, जिसमें लोगरिदम चैप्टर पूरा कंप्लीट फ्री पढ़ा रहा हूं। पूरा चैप्टर फ्री पढ़ा रहा हूं YouTube के ऊपर। और लोगरिदम पूरा होने के बाद बीच में होली की छुट्टी आ जाएगी। होली की छुट्टी के बाद 5 मार्च से डेली प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और अभी करवा रहा हूं लोगरिदम पूरा चैप्टर यूट्यूब पे फ्री, जिसके एलडीसी में 2 सवाल आएंगे फोकट का नंबर। इजी नहीं कह सकते, लेकिन जो बच्चा मेरे से पढ़ लेगा उसके लिए तो वो इजी रहेगा। 8 बजे डेली लाइव क्लास स्टार्ट होती है, तो 8 बजे क्लास को ज्वाइन करें, लोगरिदम चैप्टर पूरा यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़े और 5 मार्च से अपनी तैयारी को और सॉलिड करने के लिए डेली प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करें। और प्रैक्टिस सेशन पहले लाऊंगा टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, स्टेप बाय स्टेप, और फिर जब पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी फिर लाऊंगा पूरे के ऊपर मैराथन, एक साथ 50-50 क्वेश्चन के मैराथन। ये चलेगा सिस्टम। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन। एक आयताकार बगीचे की आधी परिधि, बगीचे की आधी, आयताकार बगीचा है, यह आयताकार बगीचा, इसकी आधी परिधि, पूरी परिधि तो होती है चारों भुजाओं का योग, तो आधी हो जाएगी 2 भुजा का योग। ये दोनों सेम है, यानी इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई है ना। इसने बोला आधी परिमाप कितना, यानी अगर मैं सबको जोड़ूं पूरा परिमाप कितना होता है आयत का? पूरा परिमाप होता है सभी का योग, L प्लस L प्लस B प्लस B, यानी कि L और B का डबल, L प्लस B का डबल। पूरा परिमाप तो ये है, तो आधा कितना हो जाएगा? आधा इसका L प्लस B हो गया। L प्लस B का मान दे रखा है 42। इसने कहा परिमाप का आधा है 42 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 ज्यादा है, यानी जो लेंथ है ना वो विड्थ से 8 ज्यादा है। तो मैं ये कह देता हूं कि विड्थ को B माना चौड़ाई को, तो लेंथ होगी B प्लस 8। तो अब मुझे बताओ इन दोनों का योग कितना हो गया? B प्लस B, 2B प्लस 8, यानी इसका मान हो गया 2B प्लस 8 बराबर 42। प्लस का 8 इधर आ जाएगा माइनस का, तो 2B बराबर 42 में से 8 गया तो 34, और B बराबर आ गया 34 का आधा 17। और मेरे भाई अगर ये 17 है तो फिर ये 8 ज्यादा कितनी है? 25 है। और पूछा है कि इस उद्यान का एरिया बताओ कितना होगा, क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। मेरे भाई क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई का गुणा। मैंने ये देखा कि इन दोनों का गुणा इनमें से कोई एक है, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, 2 का सेम है, तो इन दोनों का गुणा करूं तो इसका यूनिट डिजिट 5 और इसका 7, 7 पंजो 35, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर पहला अंक 5 आएगा और वो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जहां अप्रोच का मौका मिले ना वहां लगाओ। जरूरी नहीं है कि शुरू से ही क्वेश्चन में अप्रोच लगे, बीच में कैलकुलेशन में अप्रोच लग सकती है।
कहीं भी लग सकती है और कई क्वेश्चनों में क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट अप्रोच भी लग जाती है ना। ये दोस्तों पहली बात तो फ्री टेस्ट सीरीज आप सबको पता है, जिसका अभी मैं सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूं हर संडे सुबह 10 बजे मैथ्स वेव की एप्लीकेशन पे। 50 क्वेश्चन 75 मिनट, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, पेपर सॉल्यूशन ऑन यूट्यूब, मैथ्स वेव के यूट्यूब पे। और टेलीग्राम पे ये जो अभी सॉल्यूशन करा रहा हूं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एलडीसी पेपर पैटर्न पे 50 क्वेश्चन का पेपर होता है और एक दे रहा हूं एप्लीकेशन पे फ्री बैच जिसका नाम अप्रोचेबल बैच है। क्लिक द आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशन। एक तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स सिखा रहा हूं, कम से कम टाइम में कैलकुलेशन हो, और एक ऐसी अप्रोच जो अभी मैंने लगाई ना, हर पेपर में 40% क्वेश्चनों में कम से कम अप्रोच लगती है, चाहे अर्थमेटिक या एडवांस कुछ भी हो, और वो अप्रोच सिर्फ आप इस एक छोटे से बैच से सीख सकते हो, जिसमें टोटल मिला के 15 क्लास है। 15 क्लास का बैच है और बिल्कुल फ्री है। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करो और इन चीजों का फायदा उठाओ। अब कोई बच्चा ऑल कंपटीशन के लिए केवल एडवांस पढ़ना चाहे तो एडवांस ऑल कंपटीशन के लिए एडवांस है 249 रुपए की, सारी वैकेंसियों के लिए। जिंदगी में दोबारा एडवांस पढ़नी नहीं है। कोई बच्चा मैथ्स आरएसएसबी एलडीसी के लिए मैथ्स के साथ में ये 10 क्वेश्चन का पोर्शन भी तैयार करना चाहे, आपके जीके में पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है ये, जिसके एग्जाम में 10 सवाल आते हैं, तो 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 10 इसके 60 क्वेश्चन का पोर्शन केवल 299 रुपए में दे रहा हूं। आरएसएसबी एलडीसी के लिए कोई बच्चा पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे, अर्थमेटिक और एडवांस, जिसमें एडवांस है लाइव क्लास, स्टूडियो से लाइव पढ़ा रहा हूं एडवांस, ये केवल 249 रुपए में है। और अगर कोई बच्चा आरएसएसबी एलडीसी के लिए स्पेशल एडवांस, केवल एडवांस पढ़ना चाहे, जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये है 199 रुपए में। और कोई बच्चा केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे ऑल कंपटीशन के लिए, सभी वैकेंसियों के लिए, कि सर एक बार अर्थमेटिक पढ़े दोबारा ना पढ़नी पड़े, केवल 199 रुपए में दे रहा हूं। इससे कम प्राइस पे आपको ये कंटेंट कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ये स्टार्टिंग दौर है इसलिए मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, बाद में नहीं दूंगा। यदि संख्या लिखी है 7381564 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा, पहले से ही करते जाओ। विषम अंक कौन कौन सा है? ये एक जुड़ेगा, विषम अंक ये एक जुड़ेगा, विषम अंक ये एक जुड़ेगा, विषम अंक ये एक जुड़ेगा, और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाएं। ये सम है 2 घटेगा, सम है 2 घटेगा, सम है 2 घटेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2, ये 4, ये 6, ये 2, ये 6, ये 4 और ये 8। तो अगला ये पूछ रहा है कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। इसमें ऐसे कितने अंक है जो एक से अधिक बार आएंगे? एक तो 2 है, एक से अधिक बार आ रहा है, 4 भी एक से अधिक बार आ रहा है, 6 भी एक से अधिक बार आ रहा है। तो ऐसे 3 अंक है जो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, विविध का सवाल है। ऐसा एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पटकेगा जो किसी भी टॉपिक से लिंक नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव है, हर बार आता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्स जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x प्रोपोर्शनल टू 1/y। y के साथ सीधा लिंक नहीं है, 1/y के साथ है, y के साथ उल्टा लिंक है। तो पहली बात तो यहां से समानुपाती का साइन हटाओगे तो ये होगा x बराबर k/y। एक तो ये रिलेशन है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको इस प्रकार की लैंग्वेज बोले इस वाले शब्द का मतलब समानुपात अगर है तो सीधा सीधा लिंक होता, यानी x समानुपात y होता, जिसमें समानुपात हटाकर अपन एक कांस्टेंट से गुणा करते x बराबर ky। लेकिन व्युत्क्रमानुपात है तो ये y के उल्टे से रिलेटेड होगा, x बराबर k/y। अब देखो इसमें क्या करेगा। k का मान फिक्स है, केवल वैल्यू चेंज किस किस की होगी? x और y का मान बदलेगा, k कभी नहीं बदलेगा। अब कह रहा है कि अगर x 5 है तो y 7, x का मान 5, पहली कंडीशन बोली, x का मान 5 बराबर k/y का मान 7।
तो मुझे बताओ यहां से के का मान 7 पंजो 35 आ गया, जो फिक्स है उसकी वैल्यू आ गई। तो अगला कह रहा है तो अगर y 90 है तो x का मान बताओ। सेकंड कंडीशन, संबंध वही है, x बराबर के का मान 35 बट्टा y का मान 90। अगला कह रहा है कि अगर y का मान 90 होता तो x का मान बताओ कितना होगा। ये 5 से कट जाएगा, 7 पंजो 35, 18 पंजो 90। अगर y का मान 90 होगा तो फिर x का मान कितना होगा, 7 बट्टा 18 होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन खूब आता है, खूब। और इसलिए आता है क्योंकि अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आए ना, कोई बच्चे का पढ़ा हुआ ना हो, तो फिर वो इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, वो समझ ही नहीं पाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। और आप देख सकते हो जिस बच्चे ने मेरे तीनों पेपर अटेम्प्ट किए वो इस बात को अच्छे से देख सकता है कि हर बार नए नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन टच किए जा रहे हैं। और आप ये चीज सोच के देखो कि एग्जाम तक लगभग लगभग आपके हर संडे टू संडे 50 सवाल, यानी ज्यादा भी नहीं तो एग्जाम तक 20 पेपर हो जाने हैं। 50-50 क्वेश्चन के 20 पेपर, यानी 1000 क्वेश्चन आप केवल टेस्ट से कवर करोगे और उनका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और मैं मानता हूं किसी एग्जाम के लिए अगर कोई बच्चा रैंडम 1000 क्वेश्चन भी सोल्व करे ना, कॉन्फिडेंस बहुत अपर हो जाएगा होगा उसका, बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाएगा और पेपर देना सीख जाएगा। अगला कह रहा है एक व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है, यानी जितने में खरीदा ना उससे 74% लाभ के ऊपर बेचने का दावा कर रहा है, यानी 100 वाली वस्तु को 174 में बेचने की बात हो रही है। लेकिन बेईमानी से वह एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 9% कम है, यानी उसने बाट ही ऐसा बनाया है जो उस पर लिखा हुआ वजन है उससे 9% कम तोल के देता है। और बेईमान दुकानदार के जो भी सवाल होते हैं, मैं उसमें एक बहुत शॉर्ट में एक सीधी सीधी बात बोलता हूं कि बेईमान दुकानदार वाले सवाल में अगला माल बेचते टाइम जो बेईमानी करता है ना, 3 प्रकार से डाटा आएंगे इसमें। खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी, और एक मूल्य बढ़ाकर या घटाकर, यानी लाभ या हानि पर वस्तु बेचे। जैसे यहां 2 दिया, 74% लाभ और बेचते टाइम बेईमानी। आपको खरीदने वाली बेईमानी का अनुपात भी सीधा सीधा लिखना है, लाभ और हानि का अनुपात भी सीधा सीधा लिखना है। बस बेचने वाला जो है ना, बेचते टाइम जो बेईमानी कर रहा है उसका अनुपात को उल्टा करना है। यानी मान लू 100 ग्राम का कोई बाट दिख रहा है तो उसमें ऐसी गड़बड़ कर रखी है कि 9% कम आएगा, यानी 100 के बजाय 91 आएगा। इस अनुपात को उल्टा लिखना है, 100 के बजाय 91। इससे नॉर्मल और इससे सीधा सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा, केवल बेचने वाले अनुपात को उल्टा करना है बस। इससे ज्यादा कोई चीज पे दिमाग लगाना ही नहीं है मेरे भाई। तो यहां से अब मैं क्या करता हूं, ये तो आपका खरीदा और ये बेचा गया मूल्य, तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया। ये कट रहा है किसी से, ये नहीं कट रहा मेरे भाई। 7 से 7 दूनी 14, 3 34 नहीं कटेगा, है ना। तो फिर एक काम करते हैं, ये 91 है, ये 174 है। अगला पूछ रहा है बताओ लाभ क्या होगा। अब भाई साहब देखो सीधी सी बात है कि मैं तो जाऊंगा अप्रोच पे, 91 का डबल होता 100% लाभ हो जाता, यानी 182 पे 100% लाभ होता। लेकिन ये 182 से कितना कम है, 8 कम है। और 8 जो होता है वो 91 के 10% से थोड़ा सा कम है। 91 का 10% 9.1 होता है, उससे थोड़ा सा कम है ना। यानी कि मैं कह सकता हूं 100% में से 10% से थोड़ा सा कम, यानी लगभग 9% मान के चले। तो एक बात बताओ, इसमें प्रॉफिट इसको कितने परसेंट का हुआ, 91% का प्रॉफिट हुआ। क्यों करनी है कैलकुलेशन यार, जरूरी है आपको कैलकुलेशन करना, थोड़ा दिमाग लगाओ ना। कि 91 का डबल होता तो 100% प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये डबल से 8 कम है, और 8 जो है वो 91 के 10% से थोड़ा सा कम है। तो 10% से थोड़ा सा कम 9% मान लो, यानी 100% से 9% कम हो रही है बचत। तो 100 में से 9 गया तो 91% आ गई। अब यार हर जगह आप कैलकुलेशन करोगे तो भाई मैं भी क्या करूं, इसीलिए तो मैं पेपर सॉल्यूशन करवाता हूं कि बच्चा अप्रोच लगाना सीखे। निम्न में से कौन सा एक रेगुलर पॉलीगॉन समबाहुभुज का गुण नहीं है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, समबाहुभुज वो होता है
समबहुभुज वो होता है जिसकी भुजाएं समान, भुजाएं समान, जिसके कोण भी सारे समान और केंद्र पर अंतरित कोण भी सारे समान। अंतरित कोण भी समान। सभी भुजा समान लंबाई की, बिल्कुल सही बात है। सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर, सही बात है। यदि ये चार भुजा वाला समबाहुभुज है, चार भुजा वाला समबाहुभुज कौन सा होता है? वर्ग होता है। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान है तो वो वर्ग होगा, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये भी सही है, ठीक है। अब गलत तो ये हो गया, यदि ये 8 भुजा वाला एक समबाहुभुज है तो केंद्र पर प्रत्येक कोण द्वारा निर्मित कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। मेरे भाई केंद्र पर कोई भी बहुभुज केंद्र पर टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये 8 वाला बहुभुज ले लिया मैंने। अब केंद्र पर कोण बनाता है टोटल 360, तो उसके कितने टुकड़े हो गए? 8 भुजा वाला बहुभुज उसके 8 ही टुकड़े करेगा, और समबाहुभुज तो 8 टुकड़े समान होंगे। तो 360 डिग्री के 8 बराबर टुकड़े करूं तो 45 डिग्री के निकल के आएंगे, जबकि ये तो 60 के बता रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर है, ये गलत है। ये समबाहुभुज की प्रॉपर्टी नहीं है ना। सीधे सीधे लैंग्वेज के ऊपर भी तो क्वेश्चन बनते ही हैं मेरे भाई। पानी के एक कुएं की ऊंचाई h मीटर है। कुआं होता है बेलनाकार। पानी का एक कुआं जिसकी ऊंचाई दे दी h मीटर और व्यास 21 मीटर। व्यास 21 है तो त्रिज्या 21/2 हो गई। यदि 275 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुएं को प्लास्टर करने की लागत आई 1,36,125, तो कुएं की ऊंचाई बताओ। पहली बात तो कुएं के अंदर प्लास्टर होगा, तो कुएं के अंदर प्लास्टर केवल इस बाहर वाली ये जो दीवार है इसी के ऊपर तो होगा। ऊपर से मुंह खुला है, नीचे पेंदे में पानी है, तो केवल इसके ऊपर होगा, और ये होता है वक्र पृष्ठ यानी 2πRh। तो पहली बात तो वो एरिया जिसके ऊपर पेंट होगा वो 2πRh है। इतने वर्ग मीटर पे कलर होगा। एक वर्ग मीटर की खर्चा है 275, तो टोटल खर्चा होगा इसका 275 गुना, और वो खर्चा दे रखा है 1,36,125। तो यहां से 2πRh का मान क्या आएगा? 275 को उधर भेज दो, 1,36,125 बट्टा 275। पहले तो काट लो 25 से, छोटी कैलकुलेशन करने की कोशिश किया करो। 25 से काटा मैंने, 25 पंजो 125, बच गया 11। यहां से 136 में से 125 गया 11, 11 क्या गया? एक लिखा 111, 25 चौका 100, फिर बच गया 11, 2 लिखा 112, 25 चौका 100, फिर 12 बच गया, 5 लिखा, 25 पंजो 125, और ये 25 का भाग 11 बार, और 11 से भी ये कट गया, तो मेरे भाई 11 चौका 44, बच गया 10, 10 के आगे 4 लिखा 104, 11 9 99, 11 पंजो 55। 2πRh का मान है 495, और 2πRh होता है 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 21/2, और h का मान इसने पूछा ही है कि बताओ कुएं की ऊंचाई बताओ। तो h बराबर क्या आएगा? इन सबको उधर भेज देंगे। 2 से तो पहले 2 कट गया, 7 का भाग इसमें 3 बार गया, गया कि नहीं गया? तो मुझे एक चीज बताओ आप, 22 तिया 66 का ही तो भाग लगेगा, 495/66। अब कोई बच्चा सोचे सर 66 की कैलकुलेशन काटापीटी कैसे करें? अरे भाई कौन कहता है 66 से काटो? 66 का पता होना चाहिए। 66 होता है 11 6 66, तो 11 से काट लो ना पहले। 11 चौक 44, 11 पंजो 55, और ये 6 बार। अब 3 से और कट जाएगा, 15 तिया 45, और 3 दूनी 6, और 15 का आधा होता है 7.5। कितना होता है? 7.5 होता है। ये आपका आंसर आ गया। अब आप एक साथ सारा उधर भेजते ना तो लंबी काटापीटी होती है, उसमें कहीं ना कहीं गलत होने के चांस होते हैं। तो 7.5 मीटर इसका आंसर आ गया। बताओ, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। ऊंचाई h और त्रिज्या r का एक लंब वृत्तीय शंकु। ऊंचाई तो h है और त्रिज्या दे दी r।
ये मैंने मान ली रेडियस r और ऊंचाई है h। लंबवृत्तीय शंकु आधार के समांतर, आधार यही तो है, इसके समानांतर मान लो यहां से समांतर एक समतल द्वारा आधार से h/4, आधार से चौथाई दूरी से काटा जाता है। तो परिणामी शंकु, देखो पहले तो मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको काटता हूं। ये मान लिया कि यहां से ये कट गया h/4 से। आप सीधी सी एक बात समझिए, तो h/4 से कटेगा यहां से, तो मुझे एक बात बताओ, यहां एक शंकु ही तो बनेगा भाई। ऊपर तो बन गया शंकु, और नीचे वाला टुकड़ा ये जो बच गया, ये बच गया शंकु का छिन्नक। तो इसने यही तो पूछा कि इसका और इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ मुझे क्या होगा। मेरे भाई बात एक सीधी सी जानता हूं मैं, तो क्या कि यहां पर आपके पास एक शंकु तो बड़ा वाला है। अब मैं शंकु का छिन्नक के साथ तो क्षेत्रफल डायरेक्ट नहीं बता सकता, मैं थोड़ा सा दिमाग से खेलता हूं। एक तो आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला, और एक आपके पास छोटा वाला, और एक आपके पास ये समकोण त्रिभुज है बड़ा वाला। दो समकोण त्रिभुजों को अगर आप किसी भी तरीके से, देखो एक बात साफ सुथरी हो गई कि चौथाई हिस्से से इसको काटा, यानी अगर ये ऊंचाई 4 है, ये पूरी 4 है, तो मुझे बताओ ऊपर वाला हिस्सा कितना बच गया? 3। यानी इस शंकु की और बड़े वाले शंकु की ऊंचाई का अनुपात हो गया 3:4 हो गया। लेकिन इसने तो क्षेत्रफलों का पूछा भाई साहब। और एक बात बताओ, और वो भी दोनों शंकुओं के नहीं, एक शंकु और एक छिन्नक का क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात की स्थिति आ जाती है ना, तो फिर एग्जैक्ट मानों पे विचार कभी मत किया करो। आप मुझे एक बात बताओ, एक त्रिभुज ये है छोटा वाला, और एक समकोण त्रिभुज बड़ा वाला। दो त्रिभुजों में एक कंडीशन होती है कि अगर आप कोई भी दो संगत कोणों को बराबर दिखा दो, ये बातें मैंने इतनी डिटेल में पढ़ाई है ऐप के ऊपर कोर्स में, दो त्रिभुजों के अगर कोई भी दो संगत कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, एक तो इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, और एक बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री, एक तो कोण बराबर हो गया, और दूसरा वाला ये कोण दोनों में सेम है। तो दो कोण अगर बराबर है संगत, तो दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। और समरूप त्रिभुजों की एक कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ऊंचाई का अनुपात अगर 3 और 4 है, तो मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई का अनुपात भी 3 और 4 ही होगा, और त्रिज्याओं का अनुपात भी 3 और 4 ही होगा। अनुपात फिक्स है, सही है। तो अब इसने मेरे को क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा। मैं क्या करता हूं, अगर मुझे बड़े वाले शंकु का और छोटे वाले शंकु के क्षेत्रफलों का अनुपात पता लग जाए, तो बड़े में से छोटे को हटा दूं तो इस छिन्नक का क्षेत्रफल भी तो पता लग ही जाएगा। अब देखो दोनों शंकुओं का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, पाई आर एल। पाई से पाई कट गया। बताओ त्रिज्या का आर आर, त्रिज्या का अनुपात भी क्या है? 3 और 4। और ऊंचाइयों का अनुपात भी क्या है? 3 और 4। तो मुझे बताओ दोनों शंकुओं का अनुपात 9 और 16 हो गया कि नहीं हो गया? यानी पूरा बड़ा वाला शंकु का क्षेत्रफल कितना है? 16, उसमें से छोटे वाले का 9, तो इस छिन्नक का कितना बच गया? 7। 9 और 7 आंसर किसका है? 9 और 7 किसका पूछा है इसने? शंकु और छिन्नक। शंकु का तो हो गया 9 और छिन्नक का हो गया 7। 9 और 7 ऑप्शन सी आंसर हो गया। मजा आ जाना चाहिए पढ़ के कि हां सर अब बात समझ में आ गई। क्लियर है? इस तरीके से चीजों को पढ़ा करो। अगला, लेकिन क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था पिछला। एक दुकान में 2 प्रकार के प्रचार ऑफर दिए जा रहे हैं। 2 ऑफर है एक दुकान में। एक तो यह है कि 3 शर्ट खरीदो और 1 फ्री ले जाओ।
यानी पैसे 3 के दो और ले जाओ 4, एक फ्री ले जाओ। कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि 4 के पैसे नहीं देने, 3 के ले पैसे दे जाओ और 4 ले जाओ। एक ऑफर तो ये, या अंकित मूल्य पर 25% की छूट ले लो, जो उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस है उस पे 25% की छूट ले लो। यदि कोई ग्राहक दोनों ऑफर का उपयोग कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब मैं 3 पे एक फ्री भी लूंगा और 25% डिस्काउंट भी लूंगा, और 5 शर्ट खरीद लेता है, तो कुल मिलाकर छूट कितनी मिली? देखो भाई, इस ऑफर से तो उसको शर्ट कितने मिलेंगे? इससे तो मिलेंगे 4, 3 के पैसे दे देगा और 4 मिल जाएंगे। तो फिर बाकी का बचा हुआ 5 खरीदे उसने, 5 लेके जा रहा है, बाकी का बचा हुआ 1 वो 25% डिस्काउंट पे ले लेगा कि भाई ये तो ऑफर में दे दे और ये एक तेरे 25% डिस्काउंट पे दे दे, हो गए 5। अब ये कह रहा है कि तो बताओ उसको टोटल छूट कितनी मिली? मुझे एक भी शर्ट का अंकित मूल्य नहीं पता, मैंने मान लिया मार्क प्राइस है 100 रुपए, तो 5 शर्ट की टोटल मार्क प्राइस 500 रुपए हो गई। उनमें से अब उसने दिए कितने? यहां 4 जब तक उसको मिले तब तक पैसे उसके केवल 3 के लग रहे हैं जो लिखे हुए हैं, यहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो 300 रुपए तो उसने इसके दे दिए, 3 शर्ट के पैसे दे दिए, क्या 3 शर्ट के पकड़, चौथा फ्री, तो 4 तो मिल गए, और एक उसने 25% डिस्काउंट पे ले लिया, तो जो 5वां शर्ट है उस पे 100 लिखा हुआ था, 25% का डिस्काउंट तो 75 में ले लिया। तो मुझे बताओ उन सबको उसने 375 रुपए में ले लिया कि नहीं ले लिया? अब इससे आसान कैलकुलेशन क्या होगी? एक बार गूगल करके सॉल्यूशन देखना, देखना एक बार मेरे कहने से, मान जाओ मेरी बात, तभी आप कंटेंट की कदर करोगे, तभी इज्जत करोगे। यार हमें क्या मिल रहा है? 500 रुपए में सारे शर्ट आ रहे थे, लेकिन ऑफर की वजह से वो सारे आ रहे हैं 375, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया? 125 का। किस पे मिल गया? टोटल 500 पे, और कितना परसेंट गुणा 100 करेंगे, 100 से 100 कट गया, 125 का 5वां हिस्सा, 25% का उसको टोटल डिस्काउंट मिल गया, ये 25% हो गया। और वैसे आप सीधा सीधा भी देख सकते थे, क्या 3 पे एक फ्री मिल रहा है, यानी 4 में से पैसे 3 के लग रहे हैं, तो वो भी तो 25% ही होता है। सीधा सीधा अगर सोचो तो जो आपका डिस्काउंट है वो तो 25% है ही है, और जो ऑफर है वो ऑफर में भी तो डिस्काउंट 25% का ही है एक तरीके से, कि भाई तू 4 ले जा, पैसे 3 के दे जा, तो एक फ्री ले जा रहा है, यानी वर्थ 1/4 हो गया, 4 में से एक फ्री मिल रहा है, तो ये भी तो 25% है। जब यहां से भी ऑफर 25% है और यहां से भी 25% है, तो शर्ट चाहे कितनी खरीद लो, ऑफर 25% ही रहना है, क्योंकि उसके दोनों चीजों का मतलब एक ही निकल रहा है। समझ गए? तो मैंने इसको पूरा भी समझा दिया और इसमें डायरेक्ट बता दिया। ये चीजें होती है, ये आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो ये लिखा हुआ है, एक दंडालेख दे रखा है आपको, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज की अलग अलग ब्रांच के विद्यार्थियों की संख्या दर्शा रहा है, तो इस आलेख का अध्ययन करो और प्रश्न का उत्तर दो। देखो आलेख ये है साहब, कई ये ग्रीन वाले तो है मेल, और ये जो ये स्काई ब्लू टाइप से है ना, ये है फीमेल। ये सिविल ब्रांच, ये मर्चेंट ब्रांच, ये कौन सी है? ये इलेक्ट्रिशियन है। ये कौन सी है? ये कंप्यूटर साइंस है ना, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स है। चलिए भाई साहब, पांचों ब्रांच देख ली मैंने। अब पहले वाले में अगला मेरे से पूछ क्या रहा है, पहले मैं इस बात को पढ़ता हूं। इस ब्रांच में पुरुष और महिलाओं का अनुपात न्यूनतम है। अनुपात कम से कम पूछ रहा है, कौन सी ब्रांच में? तो भाई साहब एक बात सीधी सी है, महिला और पुरुष और महिलाओं का ही पूछा है ना, पुरुष का महिला के साथ, मेल का फीमेल के साथ कौन सा अनुपात कम से कम है? भाई साहब यहां इसमें पहले में मेल की डंडी ऊपर है, यानी पहले वाले में मेल ज्यादा, दूसरे में मेल ज्यादा, तीसरे में मेल ज्यादा, चौथे में मेल ज्यादा, फीमेल की बजाय। एक ही ऑप्शन है जिसमें मेल फीमेल से कम है, तो यह आंसर हो गया ना, कौन सा? कंप्यूटर साइंस। कई बच्चे भाई साहब गिनने बैठ जाएंगे, अरे यार पहले एक बार चित्र भी तो देख लो कि क्या पूछना चाह रहा है आपसे।
ये है पेपर सॉल्यूशन का बेनिफिट। पेपर सॉल्यूशन का ये फायदा है कि पेपर सॉल्यूशन आपको वो अप्रोच देगा जो आप कभी नहीं सीख सकते। कुछ टेबल लैंप का कर्य मूल्य 25,000 है। टेबल लैंपों का कर्य मूल्य, टोटल कर्य मूल्य 25,000 है। टोटल कॉस्ट प्राइस है 25,000। अब वो कितने लैंप है वो नहीं पता। यदि एक दुकानदार इन टेबल लैंप को 900 रुपए पर लैंप के बजाय 1200 रुपए पर लैंप से बेचे, अब ये आपको क्या कहना चाह रहा है? एक लैंप पे अगर 900 के बजाय 1200 में बेचे ना, तो मुझे बताओ एक लैंप पे 300 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? भाई जो प्रॉफिट है वो 300 रुपए एक लैंप पे ज्यादा हो जाएगा। अगर 900 के बजाय 1200 रुपए पर लैंप से बेचेगा तो उसे 15,000 रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे। एक लैंप से कितने प्राप्त हो रहे हैं? 300, जबकि टोटल 15,000 प्राप्त हो रहे हैं। तो 300 रुपए एक एक लैंप पे बढ़ते बढ़ते 15,000 तो भाई साहब तब होंगे जब लैंप होंगे 50। एक बात तो ये क्लियर है कि मैंने लैंप पता कर लिए, लैंप कितने हैं? 50 है। अगला कह रहा है यदि वह 21% लाभ अर्जित कर रहा है, सारे के ऊपर 21% प्रॉफिट है, तो 23 टेबल लैंप का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक टेबल लैंप का विक्रय मूल्य पता कर लो और 23 से गुणा कर लो। तो मुझे एक बात बताओ, जो टोटल सेलिंग प्राइस 23 का होगा वो 23 का मल्टीपल ही तो होगा। बोलो, जो टोटल सेलिंग प्राइस होगा वो 23 का मल्टीपल ही तो होगा। और मेरे भाई 23 का मल्टीपल 23 पंजो 115, बच गया 10, 8 लिखा 108, 23 चौक 92, 165 नहीं है 23 का मल्टीपल, 23 6 138, 23 पंजो 115 है, 23 6 138, 11 111, 23 चौक 92, 19 197 नहीं है, 23 पंजो 115, 14 बच गया 141, 23 6 138, बच गया 3 39, 23 से कम 23 ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो 23 का मल्टीपल बन रहा है। बिना कैलकुलेशन के उत्तर दे सकते हो कि 23 का विक्रय मूल्य पूछा है तो कन्फर्म है, एक के विक्रय मूल्य को 23 गुणा करेंगे तभी तो 23 का आएगा, तो उत्तर जो होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दे रखा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने जबरदस्त तरीके आपको सिखा रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा पेपर सॉल्यूशन देख लेता है बट वो कमेंट करके ये नहीं बताता कि सर बहुत शानदार पेपर सॉल्यूशन है। ये चीजें हम पहली बार सुन रहे हैं, वो एप्रिशिएशन होता है। यार पेपर फ्री करवा रहा हूं, सॉल्यूशन इतना जबरदस्त दे रहा हूं, तो फिर एक कमेंट, आप अगर एक कमेंट से आपको आपके टीचर को पॉजिटिविटी मिलती है तो वो कमेंट करना चाहिए। कमेंट के तो पैसे लग ही नहीं रहे ना, तो वो करना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिविटी देता है, वो माइंड में एनर्जी देता है, काम करने के लिए अप्रिशिएट करता है। अब देखो भाई साहब 50 लैंप है, ठीक है, तो अगला कह रहा है टोटल 21% लाभ हुआ, इस पूरे पर 21% का लाभ हुआ, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? भाई मुझे अब ये तो पता लग ही गया क्या कि लैंप 50 है, उनको 25,000 में खरीदा और सब पे 21% लाभ हुआ, परसेंट से 2 जीरो कट गए, 25 गुणा 21, 25 गुणा 20 होता है 500, और 25 से कम 25, 525, और उसके आगे जीरो लगाया तो 5250 रुपए का लाभ हुआ। तो 25,000 और 5250, 30,250 रुपए, ये टोटल विक्रय मूल्य है। कितनों का? 50 का। तो अगर 50 लैंप का विक्रय मूल्य 30,250 है, तो एक का विक्रय मूल्य भाग 50 का दे दिया, और 23 का हो गया इसका 23 गुणा। अब कर लो, जीरो से जीरो कट गया, 5 का भाग, 5 6 30, 5 5 25, 605 गुणा 23, 23 पंजो 115, 23 6 138 और 139, ये लो 13,915 रुपए। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया यार, क्या दिक्कत आ रही है? अगला क्वेश्चन, 2z माइनस 5 का y का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर का मान क्या होगा? उत्तर मेरे को देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में दे रखा है। तो मैं सीधा सीधा ये पता करता हूं कि वाई स्क्वायर कितना आएगा और जेड स्क्वायर कितना आएगा, बात खत्म। 2z का स्क्वायर करूंगा तो 4z स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, माइनस वाली किसी भी संख्या का स्क्वायर प्लस में आएगा,
5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और माइनस 25z स्क्वायर। 25z स्क्वायर से 25z स्क्वायर कट गया, तो z स्क्वायर तो बचा सिर्फ 4, वो भी किसका, प्लस का 4, इन दोनों में से उत्तर है। और ये हो गया 25 और 4 29y स्क्वायर, 29y स्क्वायर इसमें है, ये उत्तर हो गया। ऐसे किया करो। अब लग जाएंगे कई बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर काटेंगे। अरे यार कहां दिमाग लगा रहे हो, सिर्फ आंसर देखो ना आपको किस में चाहिए, उन्हीं का सॉल्यूशन करो, बाकी को खत्म करो। ये तो शुक्र मना y और z है, इसने x और नहीं फंसाया बीच में, नहीं तो आप उसको भी सोल्व करते। फिर ऐसा नहीं करना यार, थोड़ा सा स्मार्टली काम लो, थोड़ा दिमाग से खेलो। अगले ने आपको ये एक इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, इतना बड़ा भाई साहब, और इसका मान पूछ रखा है कि बताओ भाई साहब इसका मान क्या आएगा। मैंने ये बात तीसरा पेपर सॉल्यूशन है तीनों में समझाई है कि जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान पूछे ना सीधा सीधा, तो आप सॉल्यूशन पे दिमाग मत लगा करो, आप सिर्फ एक चीज पे दिमाग लगाओ कि मैं यहां कितने डिग्री का कोण रखूं कि सीधा सीधा उत्तर आए। अब मैंने उसमें एक बात बताई थी कि अगर इस पूरे सवाल में साइन और कोस ही दे रखे हैं, अगर केवल साइन और कोस ही अगर दे रखे हैं, तब तो आप 0 या 90 डिग्री में से रख लो। लेकिन इसमें पूरे में यहां तक साइन कोस, लेकिन ये कोसेक दे दिया, पंगा फंसा दिया, तो फिर रख दो 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 की पावर 6 प्लस कोस 45 का 1/√2 की पावर 6 प्लस 3 गुणा साइन 45 1/√2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 45 भी 1/√2 का स्क्वायर, माइनस साइन 4a, साइन 45 1/√2 की पावर 4 माइनस कोस 45 1/√2 की पावर 4 प्लस 1, और ये वाला जो है ना, ये गुणा किससे हो रहा है, कोसेक स्क्वायर 45, कोस 45 √2 का स्क्वायर। पहले तो आप भाई साहब ये देखो कि ये तो कट गया इससे, अच्छा ये भी तो पावर 4 ही थी, ये तो कट गया, इधर वाला √2 की पावर 6, √2 का स्क्वायर होता है 2, स्क्वायर होता तो 2, लेकिन स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर और क्यूब दोनों है, 2 गुणा 3 है, तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 की पावर 3 8, 1/8, ये भी 1/8 प्लस 3 गुणा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस, ये तो कट ही गया, ये 1 अंदर तो 1 बच रहा है पूरे में, और गुणा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 को 1 से किया 2, लीजिए भाई साहब 1/8 और 1/8 जुड़ के हो गया 2/8, 2 से कट गया 1/4 प्लस 1/2 गुणा 1/2 1/4, 3 से गुणा किया 3/4 माइनस 2, 1/4 प्लस 3/4, नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर वाली जुड़ जाती है, 3 और 1 4/4 हो गया 1 माइनस 2, और 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आया, आंसर बी हो गया साहब, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अब आप एक बार है ना देखो, किसी किताब में देखो, या एक बार वो आपके पास आई वो हथियार चैट जीपीटी, है ना, लगा के देखो क्या बताता है, दिमाग हैंग नहीं हो जाए तो मुझे बताना। अगला सवाल, ए, बी और सी ने साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें ए 12 महीने के लिए 7,000 रुपए, ए ने लगाए 7,000 रुपए, 7 के लिख रहा हूं मैं इसको, के का मतलब 1000, 12 महीने के लिए, बी ने लगाए 10 महीने के लिए 8,000, 8 के गुणा 10, और सी ने लगाए 6 महीने के लिए 12,000, 12 के गुणा 6। तो पहले तो आप ये पता करो कि इनकी साझेदारी का अनुपात क्या है। चौथा अनुपात ही नहीं दे रखे कि नीचे, वाह जी वाह, क्या बात। हाँ जी, पहले तो देखो 1000 से 1000 कट गया सबका, है ना, 12 से ये नहीं कट रहा, 4 से कट गया 3 बार, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना,
तो ये हो गया 7×21, 10×2=20, 6×18, यानी कि एक का ए, बी और सी की साझेदारी 21, 20 और 18 की है। और जो साझेदारी का अनुपात होता है उसी अनुपात में लाभ का बंटवारा होता है। अब जैसे सी ने 18 रुपए के पूंजी लगाई 18 के मल्टीपल में, यानी टोटल पूंजी के 21 हिस्से लगाए बी ए ने, 20 हिस्से लगाए बी ने और 18 हिस्से लगाए सी ने। तो फिर इसने पूछा क्या, सी का हिस्सा बताओ, तो सी का हिस्सा जो होगा वो इसी अनुपात का तो मल्टीपल होगा, 18 का मल्टीपल होगा, 18 का मल्टीपल है ही एक ही। चौथा ऑप्शन भी 18 का मल्टीपल नहीं है, मैं देख लेता हूं, लो कंफर्म कर लेता हूं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं मेरे भाई। कहाँ गए जी, आओ जी, आओ जी, पेपर जी, आओ जी। ना नहीं है, 2950 है चौथा ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन है। अब आप सॉल्यूशन पे आ जाओ भाई। तो चलो गुरुजी ये तो कर दिया, सॉल्यूशन भी बता दो। अगला कह रहा है एक कार्यकारी सदस्य है यानी एक्टिव पार्टनर है, बी और सी तो सिर्फ पैसे लगा के निकल गए, ए वहां संभाल भी रहा है, और जो आदमी एक्टिव पार्टनर होता है उसको लाभ में से कुछ हिस्सा उसका एक्टिव पार्टनरशिप का पहले मिलता है। एक्टिव पार्टनर है जिसके लिए उसे परिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में अर्जित लाभ है 14,750, तो लाभ में से सी का हिस्सा। पहले तो एक काम करो, 14,750 का 20%, एक का हिस्सा निकाल दो, एक की सक्रिय साझेदारी निकाल दो, 20% यानी 5वां हिस्सा। तो ये हो जाएगा कितना, 14,750 में 5 का भाग दे दो, 5×2=10, 4×47, 5×9=45, 5×5=25, 2950 रुपए। 2950 रुपए तो एक को सीधे सीधे मिलेंगे। 14,750 में से 2950 तो निकल गए, बच गए कितने, 750 में से 50 गया तो 700, 14,700 में से 29 गए तो ये कितना, 147 में से 29 गया 118। लो जी साहब 11,800 बच गया, उसके कर दो इतने टुकड़े, 21, 20, 41, 18, 59, 59 टुकड़े करूंगा लाभ के, तो एक टुकड़ा 59 का डबल 118, एक टुकड़ा आ गया 200 का, और एक हिस्सा 200 का है तो सी का हिस्सा 18 का 200 गुणा कितना होगा, 3600। ये लो, कुछ ही नहीं करना भाई साहब, कुछ भी नहीं करना यार। कहां आप पता नहीं कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हो और क्या सोचते हो। यहां पर ये देखो, ये इतना बड़ा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, और अगला कह रहा है भाई इसका मान बता दे यार। बता देंगे भाई, यहां ऑप्शन में सिर्फ संख्या ही तो दे रखी है, संख्या दे रखी है तो मैं देखता हूं सारी, अगर साइन और कोस में है तो 0 या 90 में से रख दूंगा, लेकिन यहां तो एक भी नहीं है साइन और कोस में, तो फिर 45 डिग्री टिका हो सीधा। कहां दिमाग लगाना है, 3 गुणा सेक 45 का मान होता है √2, तो सेक स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर -1, कोसेक 45 भी √2 -1, कोसेक 45 √2 +1 +4 गुणा कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 हो गया √2 का स्क्वायर, और माइनस कोट 45 हो गया 1 का स्क्वायर। अब देखो भाई साहब, पहली बात तो 3 गुणा √2 का स्क्वायर 2, 2 में से 1 गया 1, ये बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी एक ही आया, +4 गुणा √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो मुझे एक बात बताओ, ये 3 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब इससे आसान क्या चीज पढ़ना चाहोगे, ये बताओ आप। क्या पढ़ाऊं आपको इससे नॉर्मल के गुरुजी, इससे भी कोई सिंपल हो, क्या होगा मेरे भाई, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकते। एक खिलौना बनाने के लिए एक बेलन के सिरे पर, बेलन का सिरा है भाई साहब, ये बेलन बनाया, पत्ते नहीं लगाए बस, बाकी तो बेलन पूरा है। ये बेलन, खिलौना बनाने के लिए बेलन के एक सिरे पर तो एक अर्धगोला जोड़ दिया,
इस एक सिरे पर तो एक अर्धगोला कटोरी नुमा आकृति ये जोड़ दी और दूसरे सिरे पर एक शंकु जोड़ दिया, इस वाले सिरे के ऊपर एक शंकु जोड़ दिया, तो ये एक खिलौना बन गया। बेलन, शंकु और अर्धगोले की उभयनिष्ठ त्रिज्या 4.2 है, रेडियस 4.2 है सबकी, ये भी 4.2 है, ये 4.2 है। अब मुझे एक बात बताओ, ये अर्धगोले की त्रिज्या 4.2 है तो ये भी तो त्रिज्या ही होती है, यानी इस अर्धगोले की ऊंचाई भी 4.2 ही हो गई, हुई कि नहीं हुई? बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई 7 है, बेलन की ऊंचाई यहां से यहां तक ये 7 और शंकु की ऊंचाई भी यहां से यहां तक ये भी 7। अगला कह रहा है कि खिलौने का आयतन बताओ क्या होगा। मेरे भाई इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पूरे गोले का 4/3 होता है तो आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब। मुझे एक बात बताओ, इन सब का टोटल ही तो करना है आपको, तो सब में पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी उत्तर जो भी होगा वो पाई का मल्टीपल होगा, पाई से गुणा हो क्या आएगा? पाई का मान कितना होता है? 22/7, और 22 होता है 2 गुणा 11, यानी उत्तर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। देखता हूं, 8 और 5 13, 8 3 11, 13 और 11 का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, नहीं है। 5 और 3 8, 8 16, 6 और 2 8, 16 और 8 का अंतर 8, 5 2 7 और 6 13, 5 2 7 और 7 14, 13 और 14 का अंतर 1, 6 और 2 8 7 15, 6 और 2 8 7 15, ये आंसर हो गया, खत्म। बोलो, इतना शानदार तरीके से चीजों को समझाया है कि कोई भी बच्चा है ना, कोई भी बच्चा आराम से फुल कॉन्फिडेंस में आ सकता है कि गुरुजी अगर ऐसी चीजें बताओगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो दिमाग में कहीं कोई किंतु परंतु बच्चा ही नहीं। निम्न प्रेक्षण 46 48 63 76 88 41 35 55 90 56 92 88 93 से 41 और 47 को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, 41 को 47 से प्रतिस्थापित कर दें, यानी 41 की जगह 47 लिख दें, तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच का अंतर बताओ। पहली बात तो माध्यिका होती है मध्य का पद, बीच का पद देखने के लिए इनको क्रम से लिखना पड़ेगा। पहले तो मैं देखता हूं टोटल पद कितने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13, और 13 पद का मध्य वाला पद जो होता है 13 का आधा 6.5, यानी 7वां पद जो होगा वो मध्य का होगा। 41 को 47 से प्रतिस्थापित करेंगे तो भी बात वही है, 7वां पद ही करना है। अब मैं रखता हूं सबसे पहले सबसे छोटा 35 है ना, तो 7वां पद बीच में आएगा, तो मुझे बताओ पीछे भी कितने आएंगे? 6, आगे भी 6, 35 आ गया सबसे छोटा, तो फिर 41, और भाई साहब 41 के बाद 35 हो गया, 41 हो गया, 46 हो गया, 48 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, 41 को अगर 47 पे भी ले आओगे तो ये क्रम यहां से यहां आ जाएगा, फिर भी बीच वाला पद तो अभी भी आगे है कि नहीं है मुझे बताओ। तो जो 41 की माध्यिका है वही 47 की माध्यिका होगी, क्रम तो नहीं बदल रहा ना। क्रम कब बदलता? जब 41 को कोई इधर वाली संख्या के साथ चेंज कर देता, यानी 41 को ऐसी संख्या बना देता कि माध्यिक से आगे पीछे हो जाता, तब जरूर मैं मान लेता कि यार माध्यिक बदल जाएगा, बीच का पद बदल जाएगा। लेकिन यहां से उठाकर यहां ले जा रहा है, तो पीछे 6 संख्या है, अगर उनको इधर उधर कर देंगे क्या फर्क पड़ेगा? 7वां पद तो फिर भी वही है, तो अंतर 0 ही आएगा। पिछली माध्यिका और इस वाली माध्यिका के बीच में क्या डिफरेंस है मेरे भाई? कोई डिफरेंस नहीं है। अब पीछे की संख्या है वो खेलो, आपकी 6 संख्या है, इधर उधर गुड़ते जाओ, क्या फर्क पड़ता है? अगली भी गोल 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 गुड़ते जाओ, बीच का पद तो फिक्स ही है। फर्क कब पड़ता है? जब इधर वाले इधर टपक जाए, इधर वाले उधर टपक जाए, तब फर्क पड़ेगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। अब लग जाएंगे रेस में भाई साहब बच्चे, आप सोच के देखो, मैंने इतने क्वेश्चन कराए, इनमें से कितने सवाल ऐसे हैं जो सिर्फ अप्रोच से हो रहे हैं। आधे से भी ज्यादा क्वेश्चन में अप्रोच लगाइए, और हर पेपर में लगा रहा हूं, केवल इसमें नहीं। और क्वेश्चनों का लेवल देखो आप, ABCD एक समलंब है,
ABCD एक समलंब है, ABCD के समांतर है। चलो ये दोनों समांतर हो गए। E और F उन भुजा AD और BC के मध्य बिंदु है जो समानांतर भुजा नहीं है। EF के समांतर है। चलो ठीक, EF AB के समांतर है। AB बराबर 28 है और CD बराबर 18, तो ये बड़ी है AB और ये CD है 18, और E और F है इनके मध्य बिंदु। कितनी बार समझाऊं मेरे भाई कि समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है उसका मान समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। सीधा कंसेप्ट है, सीधा कंसेप्ट। समांतर भुजाओं के योग का आधा करोगे तो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी, और समांतर भुजाओं के अंतर का आधा करोगे तो विकर्ण के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। समांतर भुजा को घटाकर आधा करोगे तो विकर्णों के मध्य बिंदु के बीच की दूरी आएगी, और जोड़ के आधा करोगे तो फिर असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। ये सीधा सीधा तरीका होता है। तो मुझे बताओ 18 और 28 46, 46 का आधा 23, ये हो गया। और तरीका भी मैंने एप्लीकेशन पे समझाया है, थेल्स प्रमेय से ये कंप्लीट आधा होता है। पूरा रीजन सही से इस बात को समझाया मैंने। अगला क्वेश्चन, ये तरुण तू बीच में यहां कहां आ गया यार। निम्नलिखित तालिका 5 अलग अलग विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 100 में से दर्शाइए। जैसे तरुण है, मैथ में 65 नंबर 100 में से, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 75, इंग्लिश में 85 और फिजिकल एजुकेशन में 90। रोहित के ये आ गए, मोहित के ये आ गए, शोभित के ये आ गए, सुमित के ये आ गए। सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किए? कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5। 500 में से 100 नंबर के 5 सब्जेक्ट तो 500 नंबर हो गया। 500 का 79%, 500 का 79% यानी 395 नंबर जिस बच्चे के आ गए ना, ये उसके बारे में पूछ रहा है। अगला कह रहा है 79% किसने प्राप्त किए, यानी 395 नंबर किसने प्राप्त किए। तो मैंने देखा 8 6 8 14 7 21 8 29 9 38, 380 नंबर तो इधर इधर हो गए। और फिर 5 और 5 10 और 5 15, 380 और 15 395। ये उत्तर हो गया आपका तरुण। आगे चेक ही क्यों करना है? दो के तो एक से ज्यादा के तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन में एक ही दे रखे हैं। एक से अगर ऑप्शन में एक से ज्यादा के दे रखे होते तो फिर मैं सबको कैलकुलेशन कर लेता। पहले में ही मिल गया मेरे को, ये चीज पहले में मिल गया तो फिर मैं आगे क्यों जाऊं? कहां जरूरत है मेरे को आगे जाने की? है आ रहा है समझ में मेरे भाई? अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। टोटल में से Y% ने वोट नहीं डाले, ठीक है? तो 100 माइनस Y% ने तो डाले। डाले गए में से 10% अवैध हो गए। ये जो डाले गए इनमें से 10% रिजेक्ट हो गए, तो 90% तो मान्य हुए, है ना? और अगला कह रहा है वैध मत दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े, यानी जो वैध मत है वो दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पड़ गए, किसी एक के पक्ष में नहीं। वैध मत दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों का दोनों को मिले 59.375% मिले, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया, यानी जीता दिया। यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 है, 16,000 लोग है टोटल, तो Y का मान बताओ क्या होगा? देखो भाई साहब, मैं सीधा सीधा बात करता हूं। 16,000 टोटल है, उनमें से Y% नहीं डाले तो 100 माइनस Y% डाले। 100 माइनस Y% यानी 100 माइनस Y बट्टा 100। फिर उनमें से भी 10% अवैध हो गए तो 90% वैध हो गए। ये 90% ये वोट आ गए, और इसमें से
एक को मिल गए 59.375, बाकी के मिल गए दूसरे को। तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं। देखो ऐसी सिचुएशन कहीं भी आ जाए ना, तो आपको क्या करना होता है। एक सीधा सा सॉल्यूशन आपको समझा देता हूं, काम आ जाएगा आपके, मजा भी आ जाएगा आपको पढ़ के। क्या, मान लो वैध में से एक को मिल गए 48%, तो मुझे बताओ दूसरे को कितने मिल गए, 52। तो इनके बीच में जी तार कितने की हुई, 4% की तो हुई कि नहीं हुई। और ये 4% है ना, 48 का डबल 96 में से 100 घटाओगे तो भी 4 आएगा, और 52 का डबल 104 में से 100 घटाओगे तो भी 4 आएगा। यानी अगर किसी एक का भी आपको दे रखा है मत, उसका डबल को 100% में से या डबल में से 100%, कुछ भी हो जो बड़ा छोटा है, वो जो अंतर आएगा वो इनके प्राप्त उम्मीदवारों के बीच के मतों का अंतर होता है। जैसे मान लो कि एक को मिल गए 60, दूसरे को मिल गए 40, तो अंतर 20 का ही तो है। 60 का डबल 120 में से 100 घटाएंगे तो भी 20, 40 का डबल 80 को 100 में से घटाएंगे तो भी 20। तो यहां पर मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या लगाया, मुझे दोनों के बीच का गैप दे रखा 2484 वोट, बीच का गैप मुझे दे रखा है 2484 वोट। तो 2484 जीत और हार के बीच का अंतर है, जीतने वाले के वोट ये है। तो 59.375 का डबल हो गया, 59 का डबल 118, 375 का डबल 750, यानी 118.75, उसमें से 100 गया तो अंतर है 18.75 का। 18.75% जी तार का अंतर है, जिसका मान दे दिया 2484। एक लाइन में खत्म क्वेश्चन। 16,000 में से y% नहीं डले तो 100 माइनस y% डल गए, उसमें से 10% रिजेक्ट हो गए तो 90% वैध हो गए, उसमें से एक को 59.375 मिल गए, बाकी के दूसरे को मिल गए, तो दोनों के बीच का अंतर 18.75% हो गया। तो अब आपसे ये अगला पूछना चाह रहा है कि बताओ y का मान क्या होगा। भाई साहब आप तो कैलकुलेशन करो अब सीधी सी, पहले तो इधर ही काट लो इनको, 3 जीरो और 1 ही है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, है ना। और अब क्या करेंगे, 18.75 के 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, उधर ट्रांसफर करते हैं, इस तरफ केवल 100 माइनस वाई को छोड़ो, इधर 2484 है ही है, 2484 है ना, कहीं मैं उल्टा पुल्टा लिख दूं, सही है। पहले तो देखो ये नीचे, ये दोनों पॉइंट हटके नीचे 100 बनेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, वो 100 गुणा 100 इसके गुणा में आ गए। और अब नीचे क्या आ जाएगा, पहला तो 16 इधर आकर भाग में, फिर ये 9 इधर आकर भाग में, फिर ये 1875 इधर आकर भाग में, ये तीनों आ गए भाग में। अब काट लो भाई साहब, काटा पीटी कर लो, आपके पास बहुत ज्ञानी आदमी हो आप। 25 चौका 100, 25 7 175, 25 पंजो 125, फिर से 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 से 16 कट गया, 9 का भाग, 8 4 12, 4 16 2 18 जाएगा, 9 का भाग, 9 दूनी 18, बच गया 6, 6 के आगे 8 लिखा 68, 9 7 63, बच गया 5, 5 के आगे 4 लिखा 54, 9 6 54, 276, और 276 में गया 3 का भाग, तो ये 100 माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 92 आ गया भाई साहब। 100 माइनस वाई का मान 92 है, तो वाई का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ये लो, इतना ही सॉल्यूशन है। और नहीं तो आप एक बार सोच के देखो भाई साहब, इलेक्शन का सवाल है, और इलेक्शन वाले सवाल अच्छे अच्छों की धुआं निकाल देते हैं, अच्छे अच्छों का दिमाग हिला देते हैं इलेक्शन के क्वेश्चन। अगला सवाल, एक तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी मेरे भाई, ये था एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 25, और यहां है x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 है। तो पहली बात तो देखो ये है कि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 25 का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, कट गया कि नहीं कट गया।
तो अब बचा x प्लस 5, x प्लस 5 का भाग इसमें देंगे। तो पहले तो देखो x क्यूब में x का भाग दूं, है ना, तो कितना आएगा मेरे भाई, x क्यूब में x का भाग देता हूं तो ये आएगा x स्क्वायर, और 125 में 5 का दूंगा तो 25, यानी कि शुरू और लास्ट में तो x स्क्वायर और 25 तो पक्के आएंगे, सब में ही लिख रखे हैं भाई साहब, लेकिन माइनस वाला नहीं आएगा, ये तो कट गया। लेकिन बीच में भी पद अभी खूब है, और बीच में पद है तो x प्लस 5 का भाग देने पर बीच वाले पद भी आएंगे, तो ये भी नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां क्या लिखा हुआ है, 5x लिख रखा है ना, 5x को x प्लस 5 से गुणा करूं तो 5x स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है, और 10x को x प्लस 5 से करूं तो 10x स्क्वायर प्लस 50 आ रहा है। बैठ गया मामला। चलो ये शुरू लास्ट तो देख लिया। 10x को x प्लस 5 से करूं तो 10x को x से किया तो 10x स्क्वायर, और 10x को 5 से करूं तो 50, और यहां जो मान दे रखा है वो है इसका 1.5 गुणा, देख लो ये वाला जो मान है वो इसका 1.5 गुणा है। अगर मैं 5x को करता ना तो ये आएगा 5x को x से किया 5x स्क्वायर, और 5x 5 25x, और ये इसका तिगुणा है। अरे यार संबंध तो दोनों में ही सेम है। अब भाई साहब दोनों में सेम है तो फिर और कोई इलाज नहीं है, भाग दे दो चुपचाप। है ना, हाँ, किसी को पता ही नहीं लगे दूसरे को कि इन्होंने फालतू में दिमाग लगाया इस पे, ज्ञानी बने हैं ये, भाग दे दो चुपचाप। देखो भाग देना सिखाता हूं, एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 75x प्लस 125, x प्लस 5 का भाग देना। आपको कुछ नहीं करना, भाग का मतलब ये होता है कि एक एक को हटाते जाना है। सबसे पहले इधर सबसे बड़ा पद x है और यहां x क्यूब है, तो x को x स्क्वायर से गुणा करूंगा ना तो x क्यूब बन जाएगा, यानी पहला पद हटाने के लिए x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। करो, x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब, x स्क्वायर को 5 से किया तो 5x स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें से इसको घटाएं तो x क्यूब से x क्यूब गया, 15x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर गया तो 10x स्क्वायर। आगे वाला मैंने लिख दिया इसके 75x प्लस 125। फिर सेम वही काम करो, अब की बार सबसे बड़ा पद 10x स्क्वायर है, इसको हटाएं। x को 10x स्क्वायर बनाने के लिए 10x से गुणा करना पड़ेगा, और 10x है तो उत्तर ये हो गया, 5x तो हट ही गया, ये लो यही खत्म हो गया। थोड़ा सा आगे स्टेप देख लिया, है ना, रगड़ा तो यही था ना सेकंड स्टेप का कि 5x आएगी या 10x आएगी, तो 10x को x से करेंगे तो 10x स्क्वायर बनेगा, यानी उत्तर ये हो गया। क्लियर? इस तरीके से आप इन चीजों को आराम से जज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। एक क्वेश्चन ये और है, 25 सवाल थे ना, फर्स्ट 25 का पार्ट, कोसेक थीटा बराबर 5/3। मेरे भाई जब किसी त्रिकोणमितीय फलन का मान दिया हो ना तो सीधा लाल बट्टा कक्का पे आ जाया करो। कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन है लंब बट्टा कर्ण, तो इसका उल्टा हो गया कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा लंब 5 और 3, तो ये 4 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा या तो 3 4 5, या 5 12 13, या 8 15 17, या 7 24 25, इन्हीं पर तो आधारित होती है मोस्टली। तो ये 5 और 3 है तो ये क्या बन गया, 4 बन गया। अब रख दो मान, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे भाई सेक हो गया कोस का उल्टा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण 5 आधार 4, 5/4 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा कोट स्क्वायर थीटा। कोट हो गया टेन का उल्टा, लंब बट्टा आधार का उल्टा, आधार बट्टा लंब, आधार 4 लंब 3, 4/3 का स्क्वायर, और गुणा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वही 4/3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 गुणा 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9 गुणा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16/3 का स्क्वायर 9। 16 1 कम 16, 25 में से 16 गया 9/16,
गुणा 16/9, ये तो खत्म, बचेगा केवल ये वाला 9 1 कम 9 प्लस 16, 16 और 9 25/9, 25/9 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो गया। ये दोस्तों फर्स्ट 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे लेवल का पेपर, और उतने ही अच्छे तरीके से इसका मैंने सॉल्यूशन करवाया। बात समझ में आ गई? हर संडे को पेपर होता है, इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पेपर दो, और उसका यूट्यूब पे जो सॉल्यूशन होता है उसके साथ एनालिसिस करो, और ये पीडीएफ ऐसी कैसी टेलीग्राम पे डाली जाती है, तो आप इन फ्यूचर अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम से आप उठा सकते हो। इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर बता रहा हूं, यूट्यूब पे डेली लाइव क्लासेस शाम को 8 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, और लाइव आपको कॉन्फिडेंस देगी, नई नई चीजें सिखाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल होती रहे। चलिए कल मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।